सभी को नमस्कार। और मैं दिलीप जी, जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर, और आशुतोष जी और इससे जुड़े हुए सारे लोगों से मैं अपना जो है उनका आभार प्रकट करता हूं। और जैसे ही बताया, दिलीप जी ने जैसे बताया कि ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, केवल भारत के लिए नहीं है, दूसरे कंट्रीज के लिए है, और आज के दिन में जो वहाँ चल रहा है उसके लिए भी है। मुझे कहा गया है कि चाइनीज पॉलिसी अगेंस्ट उइगुर्स इन शिनजियांग प्रोविंस के बारे में बताना है मुझे। और ये सब बोलने से पहले मैं आप लोगों को एक मैप दिखाना चाहूंगा। और ये शिनजियांग प्रोविंस को जो है ये मैप में खुद बनाया हुआ था अपने किताब के लिए। इसमें अगर आप देखोगे शिनजियांग का, क्यों शिनजियांग चाइना के लिए इम्पोर्टेंट है, और यहीं से पता चल जाता है क्योंकि शिनजियांग उइगुर ऑटोनोमस रीजन ये 8 कंट्री से इसी का बॉर्डर है। एक तो मंगोलिया, रशिया, और 3 सेंट्रल एशियन कंट्रीज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया 3 साउथ एशियन कंट्रीज के साथ जो है भी बॉर्डर है। और ये 8 कंट्रीज में 3 कंट्रीज जो है न्यूक्लियर पावर है, रशिया और इंडिया और पाकिस्तान है। और रशिया और इंडिया 2 कंट्री है जिसके साथ जो है चाइना का पिछले 70 साल के अंदर जो है रिलेशनशिप जो है उतार चढ़ाव पे रहा है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है उइगुर्स होते हैं, वो मुस्लिम्स और हनफी स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को फॉलो करते हैं। ये पर से जब से शिनजियांग चाइना का पार्ट बना ऑफिशियली, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 सितंबर में बना, उसके बाद जो है इन्होंने शिनजियांग को अपना पार्ट बनाया। ये उइगुर्स तब से पिछले 72 साल से 71-72 साल से जो है वहां पे सेपरेट होमलैंड का डिमांड कर रहे हैं जिसको बाद में रिलीजियस और टेररिज्म का कलर देकर चाइना ने यहाँ पे अपना कंट्रोल किया है। और तीसरा जो है ये पिछले 70 साल से नेचुरल रिसोर्सेस का हब बना हुआ है। यहाँ पे ऑयल, नेचुरल गैस और बहुत सारे प्रेशियस मिनरल्स भी यहाँ पे है। और तीसरा जो है ये सेंट्रल एशियन रीजन के लिए गेट वे है। सेंट्रल एशियन रीजन जैसे आपको पता है, पोस्ट सोवियत पीरियड में, पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में सेंट्रल एशियन 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज बने, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 5 कंट्रीज जो है अपने रिसोर्सेस के लिए, ऑयल, गैस और नेचुरल मिनरल रिसोर्स के लिए फेमस है, और इसके लिए ये गेटवे है। इसके अलावा वहां से सेंट्रल एशिया से बियॉन्ड यूरोप के लिए भी ये गेटवे है जो चाइना ने ऑलरेडी सिद्ध कर चुका है। और चाइना के महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट्स भी यही शिनजियांग रीजन में जो है इसने बना के रखा है। मैं आपको बता दूं शिनजियांग का ज्योग्राफी जो है, यहाँ पे 60% से ज्यादा जो है डेजर्टेड एरिया है, और रगड टेरेन माउंटेन्स है, स्नो कैप माउंटेन्स है, और इसी एरिया में न्यूक्लियर साइट्स बना रखा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है 2013 से जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जब शुरू हुआ, उसका लिंच पिन, इसका जो है फ्यूलक्रम बन के जो है ये काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ से जो न्यू सिल्क रूट जो बात हो रही वहां से शुरुआत हुई है। और सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के लिए यहाँ से ही कनेक्टिविटी है। हेलो। 1930s और 1940s में यहाँ के लोग जो है उइगुर्स और कजाक्स मिलके सेपरेट होमलैंड के लिए कोशिश किए थे। 1933 में 83 डेज के लिए एक जो है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक रिपब्लिक भी बनाया था। इन्होंने 1940s में भी बनाया था। ये सारा इश्यूज था। और इसके अलावा जो है जो एक्सटर्नल इश्यूज थे, जैसे रशिया का इन्फ्लुएंस था। 1911 से 1949 तक वहां पे रशिया बहुत इन्फ्लुएंशियल था। इसी शिनजियांग रीजन में जो है 8 जो है कॉन्सुलेट रशियन जारिस्ट रशिया का था। तो ये सारा इश्यूज जो है चाइना को एक
मजबूत एक स्ट्रेटेजी, स्ट्रिंजेंट पॉलिसी मेजर्स बनाने के लिए जो है कंपेल किया था। इसलिए सिंजियांग को इन्होंने कोर इशू बनाया, जैसे तिब्बत, ताइवान को इन्होंने कोर इशू बनाया। तो ये सिंजियांग को ये दर्जा इन्होंने दिया है, और इसको अपने कंट्रोल में रखने के लिए पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक और मिलिट्री मेजर्स भी इन्होंने अपनाया। तो जैसे मिलिट्री की मैं बात कर रहा हूँ, 1940 से 1949 तक जब ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक रिपब्लिक था, उसका जो है कम से कम 40,000 फर्स्ट आर्मी, उसको बोलते फर्स्ट आर्मी को इसने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के तहत जो है ये मिला लिया था। तो इसी तरह का इन्होंने, और इसके अलावा जो है पूरे एरिया को, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डरलैंड को कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री गैरिशन भी बनाया। और पॉलिटिकल लेवल में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एट द सेंट्रल लेवल में जो डिसीजन लिया, उसको सिंजियांग प्रोविंशियल लेवल में भी उसको फॉलो किया गया है। और इसके अलावा इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स भी बनाया, जैसे मैं लिखा हूं सिंजियांग प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन कोर। ये एक ऐसा जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आज के दिन पे कम से कम जो है 4 मिलियन 40 लाख वो कहते हैं, जो ऑफिशियली ये 1 मिलियन बताते हैं, लेकिन कम से कम 4 मिलियन जो है इसके कार्डर्स है, जो प्रोडक्शन भी करते हैं, कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, अब जरूरत पड़ने पर जो है वो जो है लड़ाई भी करते हैं। तो ये सिंजियांग प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन कोर को 1954 में इन्होंने बनाया, और इसमें जो है 1980s में वेस्टर्न डेवलपमेंट प्रोग्राम बना है। ये पूरे वेस्टर्न एरिया जो है चाइना के, यहाँ पे कंट्री के आपको बता दूं 55 माइनॉरिटीज है, जिनमें 13 जो है मुस्लिम्स है। तो ये माइनॉरिटी एरिया जो है कंट्री के वेस्टर्न एरियाज में, जैसे सिंजियांग हो गया, निंगसिया हो गया, गांचू हो गया, ये सारे एरिया में जो है जो रह रहे हैं, तो उनका डेवलपमेंट के लिए। और मैं आपको ये भी बताऊं, ये पूरा वेस्टर्न एरिया जो है नेचुरल रिसोर्सेस में भरा हुआ है। ये नेचुरल रिसोर्सेस को जो है एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे एक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बनाया, बड़ा स्ट्रेटेजिकली बनाया, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। और एक ऑल आउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया सिंजियांग उइगुर ऑटोनोमस रीजन में, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दिया गया। और काशगर की मैं बात बताऊं, जिसको काशी भी कहते हैं, और इसके साथ इंडिया, जैसे दिलीप जी ने बताया कि इसके साथ इंडिया का जो है बहुत 2500 पुराना रिलेशनशिप है, सोशियो कल्चरल हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है। और एक महत्वपूर्ण जो है, जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव का सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट स्ट्रेटेजी यहीं पे शुरू हुआ है। और इसके अलावा चीनी सरकार ने पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल किया। जैसे मैं आपको बताया कि 1920 में कजाक और उइगुर से उनके खिलाफ जो आवाज उठाई थी, और 1930s में उन्होंने एक सरकार भी बनाई थी 83 डेज के लिए। तो इन्होंने सोचा कि उइगुर और कजाक ये दोनों जो है डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है, इसको डिवाइड को साइडलाइन किया। इसको जो है हमारे जो है स्ट्रेटेजिक टर्म्स में इसको बिनाइन साइनिसाइजेशन पहले था, बड़े तरीके से जो है साइनिसाइजेशन किया। सारा जो है चिन्ह, लैंग्वेज देखिए, सोशियो कल्चरल लेवल में देखिए, ये एजुकेशनल लेवल में देखिए, सारा जो है चाइनीज स्टाइल में किया, जो बाद में सिस्टमेटिकली इसको साइनिसाइज किया विथ हेवी सिक्योरिटाइजेशन। कहीं भी आप जाइए अभी आपको सिक्योरिटी मिलेगी। और ये पूरा साउथ सिंजियांग जो है बुद्धिज्म का गढ़ था, और यहाँ पे संस्कृत जो है मेन लिंगुआ फ्रैंका था। तो माओ ने 1949 के बाद यहाँ का जो लोकल लीडरशिप है उनके साथ जो अच्छा रिलेशनशिप बना। ये फोटो में देखिए उनके साथ शेकान, ये होतान का जो है सिटी सेंटर एरिया है, यहाँ पे मैं विजिट कर चुका हूँ। लेकिन आज के दिन पे देखिए किस तरह से सिक्योरिटाइजेशन किया हुआ है, हर 10 कदम में आपको जो है सिक्योरिटी मिलेगी। उसके बगल में एक फोटो देखिए, पूरे जो है जो आपके माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, खास करके उइगुर जो है, मेन वुमेन के साथ इनका जो है रिलेशनशिप अच्छा बनाने के, लेकिन ये एक अच्छा तरीका था कि उनको जो है अपनाने के लिए। लेकिन ये माओ इतना क्रूर था, उसका जो है पहला सबूत मैं आपको देता हूं। 1949 सितंबर की बात मैं बता रहा हूं, ये पीआरसी बन गई। उसके बाद जो है इन्होंने इमीडिएटली 10 जो है उइगुर टॉप उइगुर लीडरशिप को इन्होंने बुलाया नेगोशिएशन टेबल पे कि आप आइए
बीजिंग आइए, हमारे साथ जो है बात कीजिए और हम इसके बारे में कुछ ना कुछ करेंगे। इससे पहले भी बता दें, 1936 में माओ ने एक फेमस लॉन्ग मार्च में गया था, जिस समय नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में जो है चियांग काई शेक का नेशनलिस्ट और माओ का कम्युनिस्ट के बीच में जो है सिविल वॉर चल रहा था। उसी समय इन्होंने सारे माइनॉरिटीज को रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे साथ दीजिए, हम आपको जो है ऑटोनॉमी देंगे। तो इस तरह की बात उन्होंने 1936 में किए थे। और 1949 में उन्होंने 10 जो है उइगुर लीडर्स को स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट भेजा, उनको बुलाया। लेकिन इन्होंने स्टालिन के, रूस में उस समय स्टालिन प्रेसिडेंट थे, उनके साथ मिलके इस जो प्लेन का क्रैश करवाया, जिन्होंने लीडर्स जो उइगुर्स के थे उनकी डेथ हो गई। इसका मतलब उइगुर का जो मूवमेंट पिछले 1920 से 1949 तक चल रहा था, उस जो है लीडरलेस हो गया, कोई लीडर नहीं रहा। इसके बाद इन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के तहत चाइनीज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर एक जो है सोची समझी जो है कैलकुलेटेड पॉलिसी बनाया। उसमें उन्होंने पहले सोचा कि यहाँ का डेमोग्राफिक चेंजेस करना जरूरी है। जैसे ये मैं आपको बता रहा हूं, देखिए 1949 में सिंजियांग में उइगुर का पॉपुलेशन 82% था और हान सिर्फ 6.7% थे। तो माओ के जो एडवाइजर्स थे और माओ खुद सोचा कि अगर यहाँ पे उइगुर का नंबर कम किया जाए और हान का जो है नंबर बढ़ाया जाए, इसलिए 1956 में इन्होंने एक टर्म यूज किया, गो वेस्ट यंग हान। जितने यंग हान्स थे उनको बहुत सारा इंसेंटिव्स दिया। फॉर एग्जाम्पल, इनको पैसा भी दिया, जॉब्स भी दिया। और तीसरी बात, इनके लिए जो सबसे मजेदार बात मैं आपको बता रहा हूं, वहां पे सिंगल चाइल्ड पॉलिसी, सिंगल चाइल्ड नॉर्म था। इन्होंने उस पॉलिसी पे बोला कि जो सिंजियांग जाएगा, जो हान सिंजियांग जाएगा, वो 2 या 3 जो है बच्चे का जो है कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने क्या है कि डेमोग्राफिक जो प्रोफाइल था उसको चेंज करना। जो आज के दिन में मैं बता रहा हूँ, जो हान 6.7% 1949 में थे, 70 साल के बाद अगर आप देखोगे वो आज 42% है और उइगुर जो है 45% है। देखिए 82 से कम होके 45 में आ गया। मैं आपसे जिक्र किया था सिंजियांग प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन को, इन्होंने देखा कि देखिए डेमोग्राफिक चेंज किया, उसके बाद कैसे एग्रीकल्चर जो है वहां का मेन स्टे था, एग्रीकल्चर को कैसे जो है कंट्रोल किया जाए। इन्होंने वहां पे सिंजियांग प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन कोर का 1954 में ऐलान किया। जो जैसे एक ये चित्र में देखिए 2020 में इसका जो पॉपुलेशन है सिंजियांग जो 3.5 मिलियन है और इसका जो जीडीपी है 303 बिलियन डॉलर जो युआन है, चाइनीज करेंसी में है। टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है इसके अंडर जो होता है 13.7 बिलियन डॉलर्स का है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, और इसके जो है 13 डिवीजन जो है 13 मेजर सिटी में 13 डिवीजन इसने ये किया है। और ये जरूरत पड़ने पर इन्होंने जो है लड़ाई भी किया है। ये इसको इसलिए पैरा मिलिट्री। मैं सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। जितने वहां पे उसको 4 ओल्ड्स बोलते, सारे पुराने कस्टम्स, पुराने जो रिलीजियस बिल्डिंग्स थे उसको जो है डैमेज किया। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो रिलीजियस जैसे मस्जिद हो गए, मॉस्क हो गए, सेमिनारीज हो गए, इसको सारा जो है इन्होंने जो है डिस्ट्रॉय किया है। नो पॉलिटिकल आइडेंटिटी शैल कम्पीट विथ, चाइनीज आइडेंटिटी सबसे जो है ऊपर है, उसके नीचे बाकी सारे आइडेंटिटी है। और उइगुर को बताया कि आप पहले चाइना के सिटीजन है, आप अलग नहीं है, आप चाइनीज है। चाइनीज जो है चाइनीज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो है आप आते चले। ऑल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी शुड बी अंडर एक स्टेट रेगुलेशन बनाया, जो राज्य का जो नीति है उसके अंडर सारे रिलीजन आएंगे। इन्होंने इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक एसोसिएशन ऑफ चाइना बनाया और उसका ब्रांचेस इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एरिया में खोल दिया। जैसे सिंजियांग में इस्लामिक एसोसिएशन ऑफ सिंजियांग बनाया, जिसका जो मौलवी हो गया, जो भी उसको रिलीजियस लीडर हो गए, ये सारे जो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको अपॉइंट किया है। और कोई भी ट्रांसनेशनल रिलीजियस वार को इन्होंने
बढ़ावा नहीं दिया, इन्होंने सीधा मना कर दिया। तो इससे आपको पता चलता है जो बाहर जो दो चित्र में दिखाया, जो ये जो है दिखावा था, इन्होंने सिस्टमेटिकली 1949 से 1976 तक ग्रेट लीप फॉरवर्ड के अंदर और कल्चरल रिवॉल्यूशन के अंदर इन्होंने सिस्टमेटिकली जो एथनिक आइडेंटिटी, जिस एथनिक आइडेंटिटी को लेकर उइगुर गर्व महसूस करता था, उसको जो इन्होंने खत्म की। लेकिन इसके बाद 1976 के बाद 1979 में वहां पे फोर मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ, लिबरलाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ। उसके तहत जो है डेंग सियाओपिंग ने देखा कि हमें ईस्टर्न कोस्टल बेल्ट को जो है डेवलप करना है। वो कैसे होगा? वेस्टर्न डेवलपमेंट, वेस्टर्न एरियाज में, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वहां पे नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज से है, रॉ मटेरियल से, जिसको एक्सट्रैक्ट करके इन्होंने ईस्टर्न कोस्टल बेल्ट, जैसे हो गया बीजिंग, शंघाई, तिएनजिन, ग्वांजो, ये सारे जो एरिया जो है इन्होंने डेवलप किया है। तो कैसे डेवलप करेंगे? तो इन्होंने जो 1949 से 76 तक माओ ने जो एक्सेसिव पॉलिसीज किया था, उसके इन्होंने पैसिफिकेशन पॉलिसी शुरू किया, एक प्रेफरेंशियल पॉलिसी दिया, जिसका मेजर जो है जो हाईलाइट था कि इनको रिलीजियस फ्रीडम दिया जाए, रिलीजियस जो है हज के लिए, हज यात्रा के लिए परमिशन दिया जाए। तो इस तरह का किया। लेकिन 1990s के बाद जो है ये सारा जो है बदल गया। देखिए, दो मेजर डेवलपमेंट हुआ वहां पे। सोवियत डिसइंटीग्रेशन हो गया, कोल्ड वॉर खत्म हो गया। 5 जो है न्यू रिपब्लिक जो है इनके बॉर्डर लैंड में, ये जो है सेंट्रल एशिया के नाम पे, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स नाम पे 5 जो है कंट्रीज, इंडिपेंडेंट कंट्रीज आ गए, जिनके साथ ये उइगुर का एथनिक, कल्चरल, लैंग्वेज, रिलीजियस सिमिलरिटीज है। तो इनको लगा अगर हम वहां पे एक सोची समझी जो है पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो फिर ये हमारे लिए जो है आगे मुसीबत बन जाए, क्योंकि इनके एथनिक कजिन जो है वहां रहते हैं और उनके जो है लोग सिंजियांग में रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुसीबत जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो डेंग सियाओपिंग ने एक वेस्टर्न डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। लेकिन 1990 के बाद जो है ये जो सेपरेटिज्म चल रहा था, ये थोड़ा सा जो है वो बदल गया, वो वायलेंट सेपरेटिज्म हुआ, जिसमें थोड़ा सा टेररिस्ट एक्टिविटीज भी शुरू हो गया। कुछ लोग जो है यहाँ से जिहादी ग्रुप से भी जो है शामिल हो गए। तो चाइना ने इसका फायदा उठाया। चाइना जो है सारे वर्ल्ड को बताया कि हम जो है टेररिज्म के विक्टिम है। तो इसीलिए इसका मैं एक, ये देखिए, उइगुर मुस्लिम को इन्होंने जो है मजबूर किया कि आप कम्युनिस्ट पार्टी माओ सेतुंग को जो है वो जो है सुप्रीम है, कोई रिलीजन नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, आपका जो है माओ सेतुंग। और अभी जो आज के दिन में सी जिनपिंग का वो कह रहे हैं, जो री एजुकेशन कैंप पे वो कह रहे हैं कि सी जिनपिंग जो कह रहे हैं आप उसको जो है सुनो। तो टेररिज्म को उन्होंने मुद्दा बनाया। तो यहाँ पे जो है ना उन्होंने टेररिस्ट अटैक भी किया और पूरा 1990 से 1997 तक। और मैं आपको ये भी बता दूं, डेंग सियाओपिंग का जो फ्यूनरल डे था, उसी दिन भी जो है 3 जगह जो है ब्लास्ट हुआ सिंजियांग में, बस में ब्लास्ट हुआ। मेरे एक दोस्त जो है अमेरिकन है, वो मुझे पूरा जो आंखों देखी हाल बता रहे थे। वो एक बस में थे लेकिन लकीली वो जो है बच गए। इसके अलावा एक चित्र में देखिए कि चाइनीज रेजिम स्टॉप द टॉर्चर ऑफ उइगुर मुस्लिम्स, रिटर्न देयर राइट्स। नीचे देखिए हिजबुत तहरीर सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया एवं साउथ एशिया में एक मेजर टेररिस्ट और आइडियोलॉजिकल रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे उसको पता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2014 में पता चला, एक अमेरिकी ऑथर ने बताया कि 1000 से ज्यादा उइगुर्स ISIS संस्था जो है उससे जुड़े हुए हैं। तो जो ये चित्र आप देखिए, इसमें देखिए ये जो फ्लैग इन्होंने पकड़ा है, ये फ्लैग जो है उइगुर का जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्टेब्लिश जो रिपब्लिक की बात करते उसका फ्लैग है। तो ये सारा इश्यूज को जो है चाइना ने मुद्दा बनाया। चाइना ने बताया कि मेरे कंट्री, मेरे लोग, यहाँ के चाइनीज जो है सिटीजन्स जो है टेररिज्म के विक्टिम है। जो बाद में इन्होंने, जैसे 2001 अक्टूबर में अमेरिकन प्रेसिडेंट 9/11 अटैक के बाद ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म का जो है नारा दिया, डिक्लेरेशन किया। चाइना जो है वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज
टू ज्वाइन दिस बैंड वॉगन, ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म का जो है ज्वाइन किया। और इमीडिएटली इसका असर मैं बता रहा हूँ, जस्ट ये अक्टूबर की बात है, अक्टूबर में एक महीने के बाद वहां पे ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको चाइना ने टेररिस्ट लिस्ट, अमेरिका ने टेररिस्ट लिस्ट में इंक्लूड किया है। ये मेजर डेवलपमेंट था। तो किसी तरह जो है चाइना ने ये कार्ड जो है विक्टिम कार्ड खेला। जो चाइनीज इंटरनल स्ट्रेटेजी में आपको बता रहा हूं, इन्होंने प्रोपागंडा की तौर पे आजकल आप देख रहे हैं वॉल्फ वॉर डिप्लोमेसी कर रहे हैं। अगर इंडिया में कुछ हो रहा है तो सेंट्रल एशिया में कोई बैठा हुआ है, इनका एम्बेसडर जो है बताया कि इंडिया जो कर रहा है सही नहीं कर रहा है। अगर अमेरिका में कुछ हो रहा है तो टर्की में जो चाइनीज एम्बेसडर है इसी तरह का है। और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, व्हाइट पेपर्स, जैसे मैं बताऊं पिछले 15-18 साल में लगभग 12 जो है व्हाइट पेपर्स इन्होंने लाया, और जिसमें जो एक चीज बताया कि चाइना का यूनिटी, इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉलिडारिटी के खिलाफ जो आएगा हम उसके खिलाफ जो है एक्शन लेंगे। और जैसे मैं बताऊं, इन्होंने टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म लॉ का भी शुरू किया। दिसंबर 2001 में उन्होंने क्रिमिनल लॉ को जो है अमेंडमेंट करके उसमें टेररिस्ट को कैसे पनिश किया जाए उसके बारे में बताया। इससे पहले आपको याद दिला दूं, इन्होंने एक स्ट्राइक हार्ड मिलिट्री कैंपेन शुरू किया था 1994 में, जो अभी तक भी चल रहा है। तो उसके तहत, जैसे आप यकीन नहीं मानो, उसको जो है चाइनीज में यंडा कहते हैं। यंडा मतलब डंडा। तो एनीबडी हु गोज अगेंस्ट चाइना, एनीबडी हु इज इंडल्ज इन एंटी चाइनीज एक्टिविटीज, ही विल बी, ही और शी विल बी पनिश्ड। तो इसके अलावा इन्होंने नेशनल एंटी टेररिज्म कोऑर्डिनेशन ग्रुप NATCG बनाया। नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी ने एंटी टेररिज्म ब्यूरो किया, जिससे रिसर्च, प्लानिंग, गाइडेंस और कोऑर्डिनेशन और नेशनल एंटी टेरर एजेंडा को जो है आगे बढ़ाने के लिए एफर्ट्स जारी किया है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस दिसंबर 2015 में, 26 दिसंबर 2015 में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी ने एक कंट्री का पहला काउंटर टेररिज्म लॉ इन्होंने बनाया। और नेशनल इंटेलिजेंस सेंटर भी बनाया, जो इंटर डिपार्टमेंटल और ट्रांस रीजनल एफर्ट्स को काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए उसको कोऑर्डिनेट करेगा। तो इसी तरह का जो बनाया गया है। जैसे मैं आपको बताया, माओ के बारे में बताया, माओ के पॉलिसी, लेकिन मैं ज्यादा फोकस जो है शी जिनपिंग के पॉलिसी के ऊपर दे रहा। से 2020 तक जो जो शी जिनपिंग ने उइगुर के लिए सिंजियांग में जो जो किया है उसको जो है सिमिलर बताएगा। 2013 में मैं बता रहा हूं, 2013 में शी जिनपिंग जो है प्रेसिडेंट बन के आए। उसके कुछ दिन बाद जो है वो सिंजियांग 2014 में विजिट किए थे। उनके विजिट के 1-2 दिन बाद जो वहां पे एक मेजर अटैक हुआ था, और उसके जो है 6 महीने के बाद, 6-7 महीने के बाद 2014 में कुनमिंग में जो है एक मेजर अटैक जो हुई, इसको इन्होंने आधार बनाया। और ये जो आपका स्ट्रेटेजिक जो कैंपेन है, मिलिट्री कैंपेन है, स्ट्राइक हार्ड कैंपेन, इसको इन्होंने जो है 2014 में किया। उसके बाद जो जो किया है मैं आगे आपको बताता रहूंगा। ये देखिए, पहले इन्होंने जितने जो है मीडिया ग्रुप्स थे, जितने सोशल मीडिया थे, आज के दिन में सोशल मीडिया का पावर आप लोग जानते हैं, जितने सोशल मीडिया ग्रुप थे, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, तुर्चे हो गया, ट्विटर, फेसबुक, सारा बैन हुआ है। वहां उन्होंने इसका ऑल्टरनेटिव जो चाइनीज जो है आप इन्होंने बना, जैसे आपने जो है वीचैट बनाया, इन्होंने पाइतू.com बनाया। और रिलीजियस ग्राउंड पे भी देखिए, जितने यहाँ पे उनके जितने भी मस्जिद से पुराने ओल्ड बिल्डिंग्स थे। और एक चीज बताता हूँ, चाइनीज जो भी करते हैं उसका एक लॉजिक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको पहले बता, जो इन्होंने जो है यंग हान को जो है वहां पे भेजा। इन्होंने बोला देखो कि चाइनीज पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वहां पे स्पार्सली पॉपुलेटेड पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे हम लोग रहने के लिए नहीं, तब इनको हम वहां भेज रहे हैं, सिंजियांग में भेज रहे हैं। जो मेनलैंड में है उनको हम सिंजियांग में भेज रहे हैं, क्योंकि वो हमारा टेरिटरी है, वो चाइनीज का इंटीग्रल पार्ट है। तो इस तरह का लॉजिक।
जैसे यहाँ पे लॉजिक क्या दिया, जितने पुराने बिल्डिंग थे चाइनीज आइडेंटिटी को इन्होंने खत्म किया। फॉर एग्जाम्पल 2011 में इन्होंने काशघर में एक ओल्ड विलेज है, 200-300 साल पुराना विलेज है, मैं वहां भी विलेज जो है विजिट किया हूँ, वो देखा हूँ अपने आंखों से, कुछ फोटो भी मेरे पास मैं जो दिखा रहा हूँ आपको। वहां इन्होंने बताया कि ये पूरा जो सिंजियांग एरिया, खास करके काशगर जो है, चाइनीज लॉजिक बता रहा हूँ, खास करके जो सिंजियांग एरिया है और काशगर एरिया, यहाँ जो है ये सिस्मिक जोन में है, ये अर्थक्वेक प्रोन है। तो ये पुराने बिल्डिंग अगर रहेंगे तो यहाँ पे लोगों के लिए जो है नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए पुराने बिल्डिंग को तोड़ के हम जो है नए बिल्डिंग बनाए। वहां कुछ उइगुर बिजनेस को इन्होंने जो रोपिन किया, उनको पैसा। ये जो हाउस जो ओल्ड बिल्डिंग है, ओल्ड हेरिटेज विलेज है, ये आपका जो बाजार है, जो ग्रैंड बाजार कहते हैं, जहां पे ओल्ड सिल्क रूट टाइम में ट्रेडर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब, इंडिया से, सेंट्रल एशिया से, यूरोप से, दूसरे जगह से आते थे, वहां मिलते थे और अपने बार्टर सिस्टम होता था, ट्रेड जो है। तो उसके बिल्कुल सामने है, ग्रैंड बाजार के सामने है, तो उसको भी तोड़ दिया। ये ग्राउंड दिया कि ये सिस्मिक जोन में है, अगर इसको नहीं बनाएंगे तो फिर ये जो है लोगों को जो है कैजुअलिटी के लिए, डेथ के लिए जो कारण बने। इसके अलावा इन्होंने देखिए बुर्खा पहनना बंद कर दिया, बोला कि बुर्खा पहनने से रिलीजियस पॉलिसी, स्ट्रिक्ट रिलीजियस पॉलिसी, रिलीजियस, ये कहते हैं कि 65 रिलीजियस जो नॉर्म्स इन्होंने बनाया कि जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, जो इस तरह का जो करेगा उसके खिलाफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का जो है मामला जो है। कोई भी फ्लैग जो है, आप देखिए कोई भी फ्लैग, ये दोनों जो फ्लैग दिखा है, ये उइगुर का फ्लैग है, ये टर्की का फ्लैग है, कोई भी फ्लैग नहीं, सिर्फ चाइनीज फ्लैग, कोई लिटरेचर नहीं है। पहले पाकिस्तान, सऊदी, अफगानिस्तान से इस्लामिक लिटरेचर से आता था, इनके लिए कोई लिटरेचर भी नहीं। पासपोर्ट, सबसे मजेदार बात यह है, पासपोर्ट, अभी जैसे जो बाहर उइगुर यहाँ से चले गए हैं, पासपोर्ट तो 5 साल 10 साल के लिए वैलिड है, उसके बाद वो कहते अगर आपको रिन्यू करना है तो आपको बीजिंग आना पड़ेगा, बीजिंग आओगे और वापस नहीं जाओगे। ये इसको इंग्लिश में वेपनाइजेशन ऑफ पासपोर्ट्स कहते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों का नाम भी जो है क्या होगा उन्होंने तय किया, आप जो है हुसैन नहीं रह सकते और मोहम्मद नहीं रह सकते, इस तरह का कुछ जो है इस्लामिक नेम आप रख नहीं सकते। और देखिए जो कांग्रीगेशन होता था, जो कल्चरल होता था, एक उसको माशरेफ बोलते हैं, और था चाइनीज लॉजिक यही था कि कांग्रीगेशन के नाम पे आप जुम्मे के दिन मिलते हो, शुक्रवार के दिन मिलते हैं और जो है एंटी चाइनीज एजेंडा जो है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। इसके देखिए कुरान को बैन किया, दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते हो आप, बुर्खा नहीं पहन सकते हो, चादर नहीं पहना सकते हो। रमजान में इन्होंने पोर्क, चाइनीज पोर्क खाते हैं, तो पोर्क जो है उन्होंने फ्री बांटना शुरू कर दिया। और वहां पे क्योंकि मुस्लिम इस्लाम में पोर्क जो है हराम है, फिर भी इन्होंने नहीं। तो इस तरह की बहुत सारा जो है इन्होंने, और सबसे पिछले पिछले 1-2 महीने की बात बता रहा हूँ, जो पुराने मस्जिद थे उसको इन्होंने क्या किया है कि पब्लिक कन्वीनियंस के लिए बनाया। देखिए किसी के जो है जो रिलीजियन के लिए, रिलीजियस सोच के लिए कितना बड़ा जो धक्का किया, इन्होंने उसको चेंज करके वहां पे पब्लिक कन्वीनियंस बनाया, कि यहाँ पे टॉयलेट बनाया, इस तरह का बनाया इन्होंने। और इसके अलावा पहले जो है वहां का टुम जो होते थे, जो लोग मर जाते थे उनका जो टुम को जो है, कुछ जो है पीर बाबा का टुम होता था, इस तरह का जो उसको जो है रिलीजियस रिलीजियस साइट मानते थे, उसको भी इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, और खास करके जो यंग लड़के जो है उनको जो है अपने परिवार से उन्होंने जो है ले लिया है। मैं री एजुकेशन सेंटर के बारे में आगे बताऊंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखिए यहाँ पे जबरदस्ती ऑर्गेन हार्वेस्टिंग इन्होंने शुरू किया। इन्होंने पहले फालुन गोंग के साथ शुरू किया है, आजकल जो है उइगुर और तिब्बतन के साथ भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई अगर अंदर जाएगा तो वापस जो है कुछ उसका जो है अंदर का पूरा खोखला निकलेगा, किसका किडनी नहीं होगा, किसका हार्ट नहीं होगा, लंग्स होगा। और देखिए कॉर्नियास को $30,000 में बेचते हैं, हार्ट को $130,000 में बेचते हैं, लंग्स को
1,50,000 डॉलर में बेचते हैं। लिवर को 98,000 से 1,30,000 डॉलर में, 1,30,000 डॉलर में बेचते हैं। किडनी को 62,000। तो इसी तरह का इन्होंने ऑर्गन हार्वेस्टिंग किया। कोई आदमी खास करके जो एंटी चाइना है, एंटी गवर्नमेंट है, एंटी स्टेट है, इनको इन्होंने फोर्सिबली एक सेंटर बनाया जहां पे इनका जो है जो जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है शरीर का, इन्होंने जो है ले लिया है। एजुकेशन, री एजुकेशन कैंप कहते हैं उसको, कंसंट्रेशन कैंप भी कहते हैं। और तो लेकिन ये कहते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन सेंटर चाइनीज कहते हैं। मैं कुछ जो है यहाँ पे कहते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल कहता है कि वहां पे 1 मिलियन है, कोई 1.5 मिलियन कहते हैं। लेकिन उइगुर लोग, देखिए मैं इसका जो है फोटो दिया हूँ, 3 मिलियन मुस्लिम्स आर इन चाइनीज कंसंट्रेशन कैंप। इनको देखिए इसी तरह का। और यहाँ पे चाइनीज गवर्नमेंट के बारे में बताया जाता है। चाइनीज लैंग्वेज आपको पढ़ना है, मंdarin चाइनीज, उसके बाद लिए भी लॉजिक देते हैं। ये कहते हैं कि 92% ऑफ द चाइनीज पॉपुलेशन इज चाइनीज, दे स्पीक चाइनीज, दे राइट चाइनीज, और जितने भी जॉब्स है वो सारे चाइनीज में है। अगर आप चाइनीज लैंग्वेज नहीं जानोगे तो आपको वो जॉब नहीं मिलेगा। ये एक देते हैं। दूसरा लॉजिक देते हैं कि अगर आप उइगुर के अलावा टर्किश लैंग्वेज सीख सकते हो, सेंट्रल एशियन लैंग्वेज सीख सकते हो, उर्दू सीख सकते हो, इंग्लिश सीख सकते हो, दूसरे लैंग्वेज, तो क्यों अपने जो है, ये तो हमारा नेशनल लैंग्वेज है, तो आप क्यों लैंग्वेज नहीं सीखोगे। तो इस तरह का इन्होंने यहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप में उनको जो है एंटी एक्सट्री, उसको कहते हैं डी एक्सट्रीमिफिकेशन, डी रेडिकलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे उनको एक लेबर कैंप में काम में लगाया, बहुत सारा जो है बहुत टॉर्चर किया है, जो नहीं सुना है उसको मारना पीटना। और जो 2013 में एक लेडी प्रोफेसर थी जिससे मिला था वहां पे उरुमची में, आज तक उनका कोई नहीं। और 2013 से 11-12 से इलम तोहती करके प्रोफेसर बीजिंग नेशनल मिंजू यूनिवर्सिटी में थे, उनको भी जो है आज तक उनका कुछ पता नहीं। लेकिन इसके खिलाफ चाइना का क्या जो है, चाइना क्या लॉजिक देते हैं, जैसे ग्लोबल टाइम्स ने बताया था, सिंजियांग से एजुकेशन प्रोग्राम्स इम्प्रूव लाइफ चांसेस फॉर ट्रेनीज एंड फैमिलीज। जो वहां जाता है उसका जो है फैमिली लाइफ जो है और सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक लाइफ जो इम्प्रूवमेंट होता है। और बीच में देखिए वॉच और यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इन्होंने जब आवाज उठाई कि ये जो हो रहा है, 1.5 मिलियन उइगुर्स को आपने जो है बंद, जैसे नाजी कैंप चलता था उसी तरह का रखा है, तो उनको बाहर नहीं करो। लेकिन चाइना ने बोला कि देखो ये जो है यहाँ पे बहुत सारे उइगुर्स, इनको डी एक्सट्रीमिफाई करना चाहते हैं, डी रेडिकलाइज करना चाहते हैं, एवं जो चाइनीज मेन स्ट्रीम में इनको शामिल करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। क्या है, जैसे बात चलिए सर्वेलेंस स्टेट, हैवी सिक्योरिटी, 10 कदम में आपको सिक्योरिटी मिलेगी, हर 20-25 कदम में आपको जो 4-5 लोग मिलेंगे। थर्ड व्हीकल है, ये तो उरुमची जो उनका कैपिटल है, अगर आप अक्सू जाओगे, मैं अक्सू गया हूँ, हर जितने बुलेवार्ड्स है, जितने सिटी सेंटर्स है, हर जगह आर्मर्ड व्हीकल्स है। जैसे होतान में, होतान जो है वहां माना जाता है कि होतान बहुत जो है सीरियस है और होतानी जो है बहुत एग्रेसिव है, तो इसीलिए वहां पे बहुत ज्यादा जो है सिक्योरिटाइजेशन है। किस तरीके से इन्होंने जो है डाटा यूज किया है, बैंक रिकॉर्ड्स के लिए डाटा यूज किया है, लीगल रिकॉर्ड्स के लिए, कंप्यूटर डिटेल्स है, सिक्योरिटी कैमरा फुटेज है, डीएनए टेस्टिंग भी करते हैं, तो आप बच नहीं सकते। और कहीं भी आप जो है कासगर, ये साउथ सिंजियांग में खाली एक्सपेशली अगर आप जाओगे वहां पे बहुत सारा चेक पॉइंट्स है, कम से कम 15 चेक, बहुत बढ़िया रोड है, 500 किलोमीटर आपको जो है मुश्किल से 6 घंटा लगेगा, लेकिन आपको 12 घंटा लगता था, क्योंकि हर 10 किलोमीटर में 15 किलोमीटर एक चेक पॉइंट है। तो जितने भी जो इंटरनल लोग होते हैं, चाइनीज होते हैं, दे हैव टू शो देयर आई कार्ड, और सारा जो है जो बाहर से होते थे उनको अपना पासपोर्ट दिखाना होता था। और वहां पे सिक्योरिटी कैमरा हर जगह, हर सिटी सेंटर में, हर मस्जिद में, हर इंपॉर्टेंट वाइटल इंस्टॉलेशन जहां है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल किया है। जैसे मैं एक दिया हूं हिकविजन। हिकविजन एक कंपनी है जो यहाँ का पूरा सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस, जो ऑनलाइन प्रोसेस और जो कैमरा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेस को जो है, जिसको अभी अमेरिका ने बैन किया है,
तो पूरा सर्वेलेंस स्टेट बनाया है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ 2011 और 2018 का एक आंकड़ा दिखा रहा हूँ। 2017 में 15 जो है सिक्योरिटी फैसिलिटीज वहां पे बनाया है। और मैं आपको और एक चीज बता दूं, 2009 में 5 जुलाई 2009 में वहां पे उरुमची में एक बहुत बड़ा रायट हुआ था। हान और उइगुर के बीच में जो है रायट हुआ था, जिसमें मोर देन 200 लोगों की डेथ हुई थी और 2000 लोग जो घायल हुए थे। उस समय उरुमची में, केवल उरुमची में 30,000 क्लोज सर्किट कैमरा इन्होंने लगाया था। इस तरह से पूरा जो है कंट्रोल करके रखा। सारे मोबाइल फोन्स में सर्वेलेंस एप्स है, मालवेयर और स्पाईवेयर डाल रखा है। और सारे पासपोर्ट को ये, जैसे मैं आपको बताया, किसी भी समय ये रिकॉल कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन होता है इनका। पेट्रियटिक एजुकेशन, आपको चाइनीज के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, चाइनीज का, चाइनीज कंट्री का, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का गुणगान करना है। और इस तरह का जो है बहुत सारा जो है 2014 से और आज तक लेकर इन्होंने उसको, और पूरा एरिया को जो है अपने कब्जे में रखा है। इसके अलावा जो उइगुर डायस्पोरा है अक्रॉस द ग्लोब, चाइना को, चाइना के अलावा अक्रॉस द ग्लोब जो है मोर देन 1 मिलियन उइगुर्स है। जैसे कजाकिस्तान में 5.5 लाख है, टर्की में 1 लाख के करीब है, और यूरोप में और अमेरिका में भी है। तो इस तरह की जो उइगुर है, इन्होंने उइगुर डायस्पोरा एक्टिविटीज के ऊपर भी जो है कंट्रोल रखा है। फॉर एग्जाम्पल रबिया कादिर से मैं खुद मिला हूँ। रबिया कादिर 2005 में इन्होंने जो है, रबिया कादिर जो है उइगुर सिंजियांग में, उरुमची में एक बिजनेस वुमन थी जो वर्ल्ड उइगुर कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी थी। अगस्त 2009 में एक फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न में जाने के लिए उनको भी रोका गया। नहीं सर, आवाज जो है, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ। 2009 सितंबर में इन्होंने साउथ कोरिया जाने के लिए रोका गया। अप्रैल 2016 में दुलकुन ईसा को इंडिया आने के लिए ई वीसा मिला था, लेकिन उसको बाद में रिजेक्ट किया गया। अप्रैल 2017 में यूएन फोरम, न्यूयॉर्क में यूएन फोरम मीटिंग के लिए एंट्री और री एंट्री के लिए भी मना किया गया। और 2017 जुलाई 2026 में इनको इटालियन सीनेट में जो है ये स्पीच देने वाले थे, इनको भी रोका गया। तो इस तरह से जितने एक्टिविटीज है और भी किया है, मैं आगे आपको दिखाता रहूंगा। अभी देखिए, वीचैट और व्हाट्सएप के हारासमेंट करना, नेदरलैंड्स में, यूएस में, टर्की में, कनाडा में, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में जो उइगुर्स रहते हैं, जो एंटी चाइनीज उइगुर्स रहते हैं, उनके जो है हरासमेंट करते हैं, उनको धमकी भी देते हैं। इंटिमिडेटिंग फोन कॉल्स टू ऑब्टेन पर्सनल इंफॉर्मेशन। नेदरलैंड्स में 23 बार इन्होंने जो है फोन करके धमकाया, यूएस में 4 बार, बाकी जगह जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान में भी जो है उइगुर के बारे में, सिंजियांग में जो सिचुएशन है उसके बारे में बोलने के लिए भी, अगर कोई बोलता है उसके लिए भी उनको टारगेट किया गया। खास करके कजाकिस्तान में 143 बार जो है 143 लोगों को इन्होंने जो है टारगेट किया है। नेदरलैंड्स में 15, यूएसए, टर्की, कनाडा, जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने किया है। इसके अलावा इन्होंने उइगुर्स के बीच में जो है इन्फॉर्मेंट भी जो है ये किया है। चाइनीज को जो है मानना पड़ेगा, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सोची समझी जो है बड़े कैलकुलेटेड पॉलिसी बनाया है किसी को जो है। तो नेदरलैंड्स में 8, यूएस में, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इस तरह का। तो किसी को धमकी देना, किसी को फोन कॉल पे ये करना, किसी का पासपोर्ट रिकॉल करना, मतलब आपको बीजिंग वापस आना पड़ेगा। बीजिंग वापस मतलब आप फिर लौट के उस कंट्री में नहीं जा सकते। फिर कहाँ जाओगे? कंसंट्रेशन कैंप या ऑर्गन हार्वेस्टिंग मेडिकल, कहाँ जाओगे किसी को पता नहीं चलेगा। ये जो है लगभग 65 उइगुर ऑर्गेनाइजेशन से, जो आज वर्ल्ड उइगुर कांग्रेस के अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंडर जो है 65, मतलब जापान में है, टर्की में है, यूरोप में है, यूएस में है और ऑस्ट्रेलिया में है। ये बहुत सारे टोटल 65 ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इनके ऊपर इनके जो भी कार्यविधि जितना जो भी है। और एक चीज भी बता दूं, इनके वेबसाइट को हैक करना, इनके पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैक करना, ये सारा काम भी जो है सिस्टमेटिकली किया जाता था। और इसके अलावा इंटरनल स्ट्रेटेजी बताया उइगुर डायस्पोरा के खिलाफ। इसके अलावा रीजनल लेवल में, जैसे कि आपको पता है, China was instrumental in establishing the Shanghai Cooperation Organization in 1996.
जिसको शंघाई 5 के नाम पे जानते थे, लेकिन 2001 जून में इसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से पता चला। इसका एस्टेब्लिशमेंट के लिए चाइना और रशिया ने एक सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी इन्होंने बनाया कि एससीओ विल बी आवर सिक्योरिटी बुलवॉक, और इसके अंडर सिंस 2001 इन्होंने 3 इविल फोर्सेस का जो है टर्म कॉइनेज किया, जैसे नेशनल सेपरेटिज्म जो उइगुर टिबेटन इनर मंगोलिया को बोलते हैं, और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, और तीसरा हो गया इंटरनेशनल टेररिज्म। ये 3 जो नाम को इन्होंने 3 इविल फोर्सेस बताया, और इसके खिलाफ जो है सही कदम और स्ट्रिंजेंट जो है स्टेप उठाया अपने टेरिटरी में और नेबरहुड में, जहां भी कुछ होता है ये एससीओ के अंडर ले आया। ठीक है, 2001 से हर साल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक एनुअल समिट होता है, जिसमें एक क्लॉज रहता है जिसको लिखा जाता है कि जॉइंट एक्शन अगेंस्ट 3 इविल फोर्सेस। और बायलैटरल जैसे इंडिविजुअल लेवल में चाइना कजाकिस्तान हो गया, चाइना अफगानिस्तान हो गया, चाइना पाकिस्तान हो गया, इस तरह का बायलैटरल लेवल में, मल्टीलैटरल लेवल में, रीजनल लेवल में एंटी टेरर मिलिट्री ड्रिल्स और एससीओ के स्पाइसेस के अंडर भी जो है इन्होंने जो है ये शुरू कर दिया, रेगुलर मिलिट्री ड्रिल्स और एक्सरसाइज शुरू कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने किस तरह जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्होंने कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है, दुश्मन है, बहुत बड़ा पावर है, पड़ोसी है। और 2001 में जैसे मैं आपको बताया 2001 अक्टूबर में ये जो ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म में ज्वाइन किया था, मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस फर्स्ट फ्यू नेशंस टू ज्वाइन द यूएस लेड ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म। 5 जुलाई 2009 उरुमची रायट के बाद इन्होंने जो इस्लामिक कंट्रीज था, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, इंडोनेशिया जो वर्ल्ड का सबसे पॉपुलस कंट्रीज है, सबसे ज्यादा मुस्लिम जहां है, और पाकिस्तान इज ए ऑल वेदर फ्रेंड, तो इनको जो है मोबिलाइज किया कि यू शुड नॉट से एनीथिंग अबाउट द सिचुएशन इन सिंजियांग। और पाकिस्तान की जमाती इस्लामी जो अपने आप को मुसलमान का ऑल ओवर द वर्ल्ड मुसलमान का जो है मसीहा मानता है और अपना जो है लीडर मानता है, उन्होंने चाहे एमओयू किया कि सिंजियांग में जो बीजिंग का पॉलिसी है उसको सपोर्ट करके उन्होंने एमओयू किया कि हम इसके अलावा वहां पे उर्दू टीचिंग के लिए भी जो है जमाती इस्लाम के काडर वहां जाके उर्दू टीचिंग। और 2011 से पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट से ये सारा जो है री एजुकेशन क्या, कोई कुछ नहीं बताया, सारे चुप रहे, दे केप्ट मॉम। अभी देखिए, और ऑल ओवर द वर्ल्ड 2017 के बाद जो है जब उइगुर ने बताया कि यूएन को, वर्ल्ड कम्युनिटी को रिक्वेस्ट किया और उइगुर को सेव करने के लिए किया, तब जो है ह्यूमन राइट्स काउंसिल, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने जो है कोशिश किया कि किसी तरह जो है ये मामले जो है इंटरनेशनल लेवल में, इंटरनेशनल फोरम में लाया जाए और इसके लिए कुछ किया जाए, चाइना के ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जाए। जैसे यूएन के लिए भी यूएन को बोला गया, यूएन कुछ आप कीजिए, यूएन ने जो है इनको लिखा है, ईयू को, यूरोपियन यूनियन। और जैसे ये फोटो में देखिए पुतिन साहब और सी जिनपिंग को देखिए गले मिले हुए हैं, ये आज का नहीं है, 1991 सोवियत डिसइंटीग्रेशन हो गया, अमेरिका जो है पुराना एनिमी है, तो अब जो है चाइना को इन्होंने अपनाया। 2005 तक जो है चाइना और रशिया के बीच में जितने बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे सारे जो है रिजॉल्व हो गया है। आपको मैं बता दूं 1945 से लेकर 1991 तक ये जो कोल्ड वॉर पीरियड चल रहा था, उस समय रशिया को सबसे बड़ा एनिमी जो है, सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई मानता था तो चाइना मानता था, क्योंकि खास करके सिंजियांग के मामले में मैं आपको फिर बता दूं कि 1911 से लेकर 1949 तक वहां सिंजियांग के मामले में रशिया का दबदबा था। मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा, क्योंकि बहुत सारे जो है जो रशिया के पास जो सेंट्रल एशियन वहां रहते हैं। और सबसे मजेदार बात है, अगर आप जाओगे कोई साइन पोस्ट देखोगे उरुमची में, वहां पे देखोगे 3 लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है उइगुर लैंग्वेज में, एक चाइनीज लैंग्वेज में, और तीसरा जो है रशियन लैंग्वेज में। अभी इन्होंने इंग्लिश भी ऐड किया है। ठीक है, तो रशिया का कितना इंपॉर्टेंस इससे आप जो है मतलब आप अंदाज लगा सकते हो।
तो रसिया को भी इन्होंने जो है अपना, अभी रसिया जो है उइगुर री एजुकेशन कैंप के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन अभी अगर कोई बोल रहा है 2001 से 2015 तक जो है इन्होंने, अमेरिका ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन इन्होंने बहुत कुछ बोल रहे हैं अभी। ये कह रहे हैं कि उइगुर्स जो है आर द प्रिजनर्स ऑफ द अपसर्ड। और जो उइगुर के साथ हुआ है, अभी जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट है जो बाइडेन, वो बोला कि ये हॉरिफाइंग ट्रीटमेंट है। और माइक पंपियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है कि ये कैंपेन ऑफ रिप्रेशन है। और उन्होंने बोला, पंपियो ने बोला द यूनाइटेड स्टेट्स इज टेकिंग एक्शन। एक्शन जो है, यूएस हाउस ने उइगुर बिल पास किया है, जिसके तहत वहां पे जो जो लोग इन्वॉल्व है, जो जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, उइगुर को मिसट्रीट करने के लिए, उइगुर को दबाने के लिए, उइगुर को कंट्रोल करने के लिए, री एजुकेशन कैंप के लिए, उनके ऊपर एक्शन होगा, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उनको चाइना आने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, यूएस आने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर बहुत सारा इम्पोज किया है। और एक देखिए बगल में कि ये जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे कंट्रीज अपने प्रोडक्ट का जो है आउटसोर्स कर दिया है, वहां पे असेंबल होता है। आज आप जो भी यूज कर रहे हो वो मेड इन चाइनीज है। अब धीरे धीरे कम हो रहा है, तो मेड इन चाइनीज है। तो अमेरिका ने बताया कि यहाँ पे उइगुर लेबर से जो कंपनी अगर इस तरह का जो है प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसको बैन किया जाएगा, नहीं तो पनिश किया जाएगा, इनसे कोई प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। और सबसे और एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि अमेरिका में जो इंडियन है, इन्होंने भी जो है उइगुर के खिलाफ, चाइना का जो भी डिप्रेशन है उसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया है। और मैं मुस्लिम वर्ल्ड आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर के बारे में साइलेंट है। ये देखिए टर्की के साथ ये जो एर्दोआन साहब, मैं आपको बता रहा हूं 2009 जुलाई 5 में जब उरुमची में अटैक हुआ, उसके नेक्स्ट 3 दिन के बाद एर्दोआन साहब ने बोला, टर्की के प्रेसिडेंट, कि मैं इस बात, ये जेनोसाइड है, नियरली जेनोसाइड है जो हुआ है उस उरुमची में, मैं इस बात को यूएन जनरल असेंबली में उठाऊंगा। लेकिन 12 तारीख को यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग थी, उसमें कुछ नहीं हुआ, एर्दोआन साहब चुप रहे। उसका कारण मैं भी बता दूं, मैं एक जो है हमारे टर्की के मित्र हैं, वो मुझे बता रहे थे कि टर्की में जो बिजनेसमैन रहते हैं, जो जो एकेपे जो पार्टी है उइगुर साहब के, सॉरी एर्दोआन साहब के जो है, एकेपे को पॉलिटिकल फंडिंग देते हैं ये बिजनेसमैन। और बाकी जो उइगुर बिजनेसमैन, इनका जो है चाइनीज बिजनेसमैन के साथ जो है रिलेशनशिप है, डील है, ट्रेड है, पैसा लेन देन होता है। उन्होंने बोला कि अगर एर्दोआन साहब ने मुंह खोला यूएनजीए में, तो इनको जो है हम अगली बार इलेक्शन आप सोच लो। तो इस तरह का जो है, इसके अलावा टर्की को इन्होंने धमकाया कि अगर आपने उइगुर को, क्योंकि टर्की में आपको बता देता हूं 1950 से जब साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया जो पेनिनसुलर वॉर हुआ, उसी समय अमेरिका ने इसको बोला था टर्की को कि जो टर्की का उइगुर के साथ जो है 8th सेंचुरी एडी से रिलेशनशिप है। तो इन्होंने टर्की का इस्तेमाल करके, कि टर्की हमारा नेटो, उनको हेल्प किया, पैसा दिया, जगह दिया, रहने के लिए दिया, और जॉब भी दिया, और सिटीजनशिप भी दिया। तो 1950 से लेकर 1995 तक जो है सपोर्ट किया था। लेकिन उसके बाद जो है देखिए, इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, ट्रेड इकोनॉमी रिलेशनशिप है, डिफेंस पार्टनरशिप है, और आज के दिन में आप टर्की देखिए, टर्की आज चाइना के साथ है। और एर्दोआन साहब जो बोल रहे थे वो अभी मुकर गए हैं। ये खुद जो है 2 बार जो है उरुमची जा चुके हैं, सिंजियांग जा चुके, और उरुमची में एक जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो टर्किश स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो मैं विजिट कर चुका हूँ। तो इस तरह का जो है मुस्लिम वर्ल्ड को पैसा देकर, धमकी देकर, और बाकी सब तरीका, या जो भी अपना जो है पर्सनल रापो ये करके, इन्होंने जो है चुप करके रखा है। मोबिलाइज किया कि नहीं, आप यू से नथिंग अगेंस्ट द चाइनीज अबाउट द उइगुर इशू। उसी तरह सऊदी अरब को देखिए, सऊदी अरबिया में इन्होंने अभी गए थे कि अभी पिछले साल जो है सऊदी अरब के जो है मुनार्क गए थे, चाइना गए थे, वहां बोले कि सिंजियांग में चाइना का पॉलिसी का वो सपोर्ट करते, क्योंकि वो इंसर्जेंसी के खिलाफ है, टेररिस्ट के खिलाफ है।
और पाकिस्तान के बारे में मैं बताऊंगा नहीं, आपको बहुत सारा पता है, लेकिन एक चीज बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, होतान में और कासगर में बहुत सारे पाकिस्तानीज है। अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है कासगर से शुरू होता है और ग्वादर में खत्म होता है, जो गिलगित बाल्टिस्तान जो हमारा एरिया है, जो अभी इनके कब्जे में है। तो अभी वहां जो है बहुत सारे जो है पाकिस्तानी होतान में, मोस्टली पेशावर से है, गिलगित बाल्टिस्तान से कम लोग हैं, पेशावर से बहुत सारे लोग जो होतान में है। कुछ लोगों से पाकिस्तान के इन्होंने इस्तेमाल किया है और आगे भी करेंगे। लेकिन सबसे मजेदार बात है, बहुत सारे वुमेन से शादी किया है। अब जैसे विंटर होता है, विंटर बहुत सीवियर और हार्श विंटर होता है, उसी समय पाकिस्तानी लोग जो है अपने मुल्क में आ जाते हैं। अब जो ये एजुकेशन काम जब शुरू हो गया, जब वापस गए पाकिस्तानियों को अपने बच्चे और अपने जो है बीवी और अपने जो भी रिलेटिव से उनसे मिलने नहीं दिया। उनका कोई पता ठिकाना नहीं है, कहाँ है कुछ पता नहीं। लेकिन इसके बारे में भी जो इनके कंट्री लोग हैं, जो पाकिस्तानी हैं, इनके बारे में भी जो है पाकिस्तान सरकार जो है कुछ नहीं बोल रही है। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बीइंग ए मुस्लिम कैन बी पनिशेबल इन चाइना। अगर आप मुस्लिम है चाइना में तो पनिशेबल है, अगर कम्युनिस्ट है आप पाकिस्तान में तो भी पनिशेबल। और ये लोग जो हमें पाठ पढ़ा रहे हैं कि हिंदुस्तान में टॉलरेंस होना चाहिए और सेकुलरिज्म होना चाहिए, मैं इसको आपको बताने के लिए किया हूँ। और जो मेजर टेक अवेज है, जो मेजर टेक अवेज है, मैं इसको बता रहा हूँ कि चाइना आज जो सिंजियांग में कर रहा है, उसके लिए जो भी लॉजिक दिया है, सिंजियांग स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट चाइना के लिए है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि सिंजियांग का जो है दो कंट्री, रशिया और इंडिया। मैं कुछ उइगुर दोस्तों से मिला था जब एक कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने बताया कि फ्यूचर में, ये 4-5 साल की बात है, उन्होंने बताया कि फ्यूचर में अगर चाइना को कोई टक्कर देगा, चाइना को कोई चैलेंज करेगा, तो वो इंडिया करेगा, नहीं तो रशिया करेगा। अब इंडिया के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में उइगुर क्या सोचते हैं मैं आपको बताता हूँ। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं कहते, हिंदुस्तान कहते हैं। उइगुर लोग हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहते हैं। वो कहते हैं अगर हमारे लिए कोई कुछ कर सकता है तो हिंदुस्तान कर सकता है। लेकिन अभी हमारा जैसे 2003 से देखिए, 2003 से जब बीजिंग डिक्लेरेशन हुआ, वाजपेयी साहब गए थे, उसके बाद जो है हम लोग वन चाइना पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अभी चेंज हो जाएगा, अभी ऑलमोस्ट बहुत कुछ चेंज हो चुका है। आपके उसके बारे में आपको बहुत सारा जानते हो। तो इसीलिए जो है अभी अगर कोई चैलेंज दे, मैं आपको 1950 में फिर दोबारा ले जाता हूँ। 1950 में, 1949 में जब चाइना इंडिपेंडेंट हुआ और उइगुर जो सिंजियांग को इन्होंने अपना पार्ट बना लिया, उस समय चाइना सोच रहा था कि 3 कंट्रीज, 3 लीडर्स जो उइगुर कार्ड का इस्तेमाल कर सकते, वो हो गया यूएस हो गया, रशिया हो गया, नहीं तो हिंदुस्तान हो गया। तो रशिया का इसलिए कह रहे थे क्योंकि वहां पिछले 40 साल से रशिया वहां पे अपना जो है रह रहे थे, अपना जो है सारा इन्फ्लुएंस था, एग्रीकल्चर में, इकोनॉमी में, मिलिट्री में, पॉलिटिक्स में, स्पाइंग में, इन्वेस्टिगेशन, एवरीथिंग सब में था। और वहां पे उनका 8 जो है कॉन्सुलेट्स थे। इंडिया का एक ही था कासगर में। ब्रिटिश इंडिया का 1891 में एक कॉन्सुलेट बनाया था कासगर में। तो रशिया को कहते, क्योंकि रशिया जानते थे स्टालिन जैसा लीडर है, माओ डरते थे कि अगर कोई करेगा तो स्टालिन करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और यूएस को डरते थे, क्योंकि यूएस जो है आइडियोलॉजिकल जो है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में जो आइडियोलॉजिकल राइवलरी है, तो ये शायद रशिया के खिलाफ जाएगा, हमारे खिलाफ भी जाएगा। तो इसीलिए जो है, और तीसरा था हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ 2500 पुराना रिलेशनशिप है, सिविलाइजेशन लिंकेज है। बुद्धिज्म यहां से वहां गया था। कश्मीरी पंडित जो है कुमारयाना वहां गए थे, उनका बेटा कुमारजीवा, जो आज जो भी बुद्धिज्म का जो भी बचा हुआ है वहां पे, जो रेलिक्स है, सब कुछ है, वो उन्हीं का देन है। और 3rd सेंचुरी से 8th सेंचुरी एडी 500 साल तक, टिल द मुस्लिम्स केम टू सिंजियांग, 500 साल तक बुद्धिज्म का वहां पे दबदबा था पूरे साउथ सिंजियांग में। मेन कासगर, किजिलचू, कासगर, आक्सू, कुछा में अभी अगर जाओगे 1000 बुद्धा केव्स है वहां। सिमिलरली आक्सू में भी और होतान में भी मेन रिलीजियस सेंटर्स थे, और संस्कृत में बात करते थे।
संस्कृत वाज द मेन लिंगुआ फ्रैंका। इन एडिशन टू दैट, तो ये स्ट्रेटेजिकली इसीलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि रशिया और चाइना अभी जो रिलेशनशिप इंडिया के साथ है, चाइना जो है शी जिनपिंग यही सोचते हैं, डरते भी हैं कि अब जो जैसे मोदी सरकार है किया है उसमें सिंजियांग और पूरे वेस्टर्न बेल्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तीसरा जो मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा यूरेशिया रीजन, सेंट्रल एशिया और यूरोप के लिए ये सिंजियांग जो है गेटवे है। और पिछले 25 साल में आज आप देखिए सिंजियांग का जो चाइना का सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ जो ट्रेड है 60 बिलियन यूएस डॉलर से और 3 पाइपलाइन वहां से वो ला चुका है चाइना, एक कजाकिस्तान से, एक तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान से ऑयल पाइपलाइन और तुर्कमेनिस्तान से गैस पाइपलाइन। अभी जो है आपके पास एक उज्बेकिस्तान से एक पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन भी आ रहा है। तो इस तरह का किया है, बहुत सारा डेवलपमेंट किया है, बहुत सारा वहां से जो है लिया है। और सेंट्रल एशिया चाइनीज गुड्स के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट भी बना। आप बॉर्डर एरिया जाइए, बॉर्डर फ्री है। अभी इन्होंने जो है बॉर्डर जो उनके लिए कुछ कुछ जो बॉर्डर एरिया, बॉर्डर को फ्री कर रखा है पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए, कजाक, ताजिक और जो है किर्गिज के लिए बॉर्डर एरिया में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है। अब बॉर्डर ट्रेड भी बहुत है, बहुत बॉर्डर के जरिए करते हैं जो सिल्क रूट एरिया में था। इसके अलावा जो 3 सेपरेट होमलैंड का डिमांड करते हैं तो सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज कहते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज कहते हैं और इंटरनेशनल टेररिज्म एक्टिविटीज को जो है मुद्दा बना के चाइना अपने आप को विक्टिम बनाए, उसके खिलाफ जो स्ट्रेटेजी बनाया है। और सबसे अंत में मैं यही कहूंगा और मेरा जो है वक्तव्य खत्म करूंगा, अपना इंटरनल अफेयर्स के मामले में किसी का भी दखल अंदाजी जो है पसंद नहीं किया है, ना करेगा। और उसको सेफगार्ड करने के लिए, अपने कब्जे में रखने के लिए जो करना है करेगा। मैं इतना कहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और दिलीप जी का और जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर का मैं आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी आपका। काफी अच्छी जानकारी आज हमें जो जिनजियांग प्रांत में जो चाइना कर रहा है वर्षों से उसके बारे में आज हमको जानने मिला है। महेश जी अभी हमको फेसबुक पर तकरीबन 5,000 से ज़्यादा लोग लाइव देख रहे हैं। हमारे जो विविध जो भी कॉलेजेस जुड़े हैं जिसमें जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र जो हमारा दिल्ली का चैप्टर है उनके पेज पर, जो जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र जो गुजरात का पेज है, उनके साथ साथ काफ़ी ऐसे पेजेस हैं जिन पर लाइव सेशन चल रहा है। अभी प्रश्न का समय है। महेश जी, कुछ लोग हैं जिनको अभी भी डाउट है, उनको इनके बारे में जानकारी चाहिए। तो प्रथम प्रश्न मेरा ये है महेश जी कि ये जो डिटेंशन कैंप चल रहे हैं जिनमें जो वहाँ की जो लोग हैं, जो वहाँ के लोकल है, जहाँ काशगर में भी काफ़ी डिटेंशन कैंप है जहाँ मिलियंस ऑफ जो वहाँ के लोकल्स लोग हैं उनको डिटेंशन कैंप में रखा गया है। साथ साथ में जो बच्चे हैं उनको जो री एजुकेशन स्कूल में रखा गया है। तो इस री एजुकेशन जो स्कूल में रखा गया इसके बारे में क्या ह्यूमन राइट्स की जो भी विश्व में हमारे भारत में जो भी हम सुनते आते हैं कि आए दिन मीडिया में इनका कोई ना कोई वक्तव्य चलता रहता है, इसके बारे में ह्यूमन राइट्स का कोई भी अभी तक विश्व में हमने सुना नहीं है कि चाइना के इस पॉलिसी के बारे में कि उन्होंने कुछ कहा हो इसके बारे में। अगर कहा है तो उनका जो जिनजियांग है वहाँ क्या फर्क पड़ा है, जो चाइनीज गवर्नमेंट है उस पर क्या फर्क पड़ा है? जी बहुत बहुत शुक्रिया सवाल के लिए। मैं आपको बता दूं कि जो है इस मामले को देखिए 2 ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करता हूं, जो ह्यूमन राइट्स वॉच एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जो शुरू से ये चीज को उछाल रहे हैं और वर्ल्ड स्टेज में जो है उसको। लेकिन चाइना, जो आप जानते हैं, चाइना अपने इन्फ्लुएंस यूज करके, पैसा यूज करके, प्रोपागेंडा यूज करके और कंट्रीज को मोबिलाइज करके और खास करके टेररिज्म वाला जो इश्यू है उसका इस्तेमाल करके उन्होंने जो उनको चुप किया है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 2005 की मैं बात बता रहा हूँ। ये जो रबिया कादिर जो उनका जो है फेस थे, इवन नोबेल लॉरिएट के लिए नॉमिनेशन भी इनको मिला था। इनको एंटी स्टेट एक्टिविटीज के लिए, एक बिजनेस वुमन थी, एंटी स्टेट एक जो है
दोनों में दोनों इंडियन थे, दोनों हिंदुस्तानी थे, जो ह्यूमन राइट्स वॉच के जो मेंबर थे और जो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो मेंबर थे। एक जो है इन्होंने कांग्रेस मेंबर्स के सामने टेस्टिमनी का सेशन किया था और वहां बोला गया था, और उसी समय कोंडोलीजा राइस और यूएस गवर्नमेंट के प्रेशर से रबिया कादिर को जो है रिलीज किया था। और जहां तक जो है री एजुकेशन सेंटर की बात मैं कर रहा हूं, कॉन्स्टेंटली 2016-17 से कॉन्स्टेंटली, क्योंकि 2016 में पता चला, एक जर्मन स्कॉलर ने सैटेलाइट इमेज के जरिए उनको पता चला, क्योंकि जैसे अंदर की बात बाहर नहीं आती, आपको पता है, कोई भी इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस वहां पे CNN, BBC, रॉयटर, अल जजीरा, कोई भी, वहां सारे बैन है। अंदर से कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि आपको जो है सारे फोन्स, आपके सारे मोबाइल्स और जितने भी डिजिटल इक्विपमेंट है, सारा जो है सर्वेलेंस पे है। अगर आएगा तो वो खत्म हो गया, वहां उसका पता नहीं चलेगा। मैं आपको बहुत सारा ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन वहां से कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं आता है, कोई सोशल मीडिया रिपोर्ट नहीं आता है। ऐसा होता है, अगर कोई री एजुकेशन कैंप में था, वो बाहर किसी भी तरह की कोशिश करके निकल के आया, बाहर जो बताते, ठीक है, लेकिन उसको क्या है कि इंटरनेशनल लेवल में मीडिया और जो ऑर्गेनाइजेशन जो है मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, अपने फायदे के लिए। तो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, थिंक टैंक्स है, इंडिपेंडेंट स्कॉलर्स है, और खास करके गवर्नमेंट्स भी है। जैसे मैं आपको बताऊं, 22 सरकार ने, 22 गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ये लोग जो है इसके खिलाफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल को, यूएन को लिख के दिए थे। लेकिन चाइना का मैं बता रहा हूँ, चाइना ने 52 लोगों को बुलाया, 52 कंट्री, जिसमें से 37 जो है इस्लामिक कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट से थे। तो इस तरह का है। तो यहाँ पे कौन ज्यादा मोबिलाइज किया है, ठीक है, तो चाइना ने मोबिलाइज करके इन लोग को जो है चुप करा दिया कि नहीं, सिंजियांग में जो किया है। और चाइना ने और क्या किया है, हर साल ये कुछ जो है बाहर कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव है, कॉन्सुलेट में जो काम करते हैं, एम्बेसी में जो काम करते, इनको जो है स्पेशल जो है वहां पे इनवाइट करते हैं, और जो इनके स्पेशल सेंटर से जो डेवलपमेंट वहां लेके जाएंगे, री एजुकेशन सेंटर में नहीं, ठीक है। तो खाली इतना नहीं है, कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिपेंडेंट स्कॉलर्स को जो थोड़ा चाइना, प्रो चाइना कहते हैं या बोलते हैं, उनको बुलाते हैं, ठीक है। शायद मैं भी आज कह रहा हूं, मुझे कल बुलाएंगे नहीं, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह का करके वो बाहर मैसेज भेजते हैं कि आप जाइए और वहां लिखित बताइए, लिखिए और मैसेज दीजिए कि यहाँ पे जो हो रहा है सही हो रहा है। और चाइना अपने कंट्री के इंटीग्रिटी के लिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए, यूनिटी के लिए और सेफगार्ड के लिए जो कर रहा है, सही कर रहा है। महेश जी, हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं जेपी गोयल साहब, उनका एक क्वेश्चन है, वो पूछना चाहते हैं। गोयल साहब, आपका स्पीकर माइक्रोफोन अनम्यूट कीजिए, उसके बाद आप प्रश्न पूछ सकते हैं। गोयल साहब। हाँ जी, नमस्कार महेश जी, नमस्कार, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट इंफॉर्मेशन गिवन टू अस। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आपका प्रश्न पूछिए सर। हाँ जी, हाँ जी, ये मेरा प्रश्न, ये री एजुकेशन कैंप आई था, जी ने पूछा था, तो उन्हें जो एलिगेशन हुआ था, तो अराउंड 1 मिलियन जो उगर्स थे, तो वो उन बालकों को वो एजुकेशन दे रही है चाइनीज सरकार। तो वो बात से वो डिफेंड कर रही है गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट। तो ये किस हद तक ये सच है? क्योंकि ह्यूमन राइट्स में ये पढ़ रहा था कि ह्यूमन राइट्स जो वॉच है, ह्यूमन राइट्स वॉच, वो तो ये जो एक्टिविटी है री एजुकेशन कैंप वाली, तो उसमें उन्होंने की है कि ये दिस इज मल्टी टायर्ड सिस्टम ऑफ सर्वेलेंस, कंट्रोल एंड सेपरेशन ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी परपेट्रेटेड बाय स्टेट अथॉरिटीज। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मुझे दिख रहा है दोनों में से, कि चाइनीज एक तरफ को डिफेंड कर रहा है कि ये री एजुकेशन है, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो कोई क्राइम करते हैं तो उनको लेबर के जरिए, और दूसरी तरफ ये ह्यूमन वॉच जो है वो भी रिपोर्ट लिख रही है कि ये इट इज अ काइंड ऑफ सर्वेलेंस।
तो ये कितनी हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट इज इट करेक्ट? जी, ये मैं आपको उनका थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। ये 1960s की बात है। जी 1956 में जब ग्रेट लीप फॉरवर्ड हुआ, उसी समय क्या हुआ कि माओ सरकार ने अपने जो भी यंग गन्स थे उनका इस्तेमाल किया है उइगुर्स, तिब्बतन और जितने भी माइनॉरिटीज थे उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। तो इससे क्या है कि उइगुर्स और जो माइनॉरिटीज है, खास करके उइगुर्स, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बताऊं 1959 में तिब्बत में जो है तिब्बत वाला जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद दलाई लामा जी हमारे हिंदुस्तान में जो है आए, और 1960s में ये सारा जो है 1956 में दो इशू हुआ था। एक जो है ग्रेट लीप फॉरवर्ड हुआ था, लेकिन होतान में एक अपराइजिंग हुआ था, जहां पे जैसे मैं आपको बता 90 में इन्होंने जो है वॉयलेंट जिहाद का जो है आह्वान किया था, लेकिन 1956 में जस्ट ऐसे कि जो है हम जिहाद करेंगे, तो उइगुर लोगों ने एक उइगुर रिंग लीडर थे, उइगुर के जो मौलवी थे, उन्होंने जो है आवाज दिया था। उसके बाद 1960s में उइगुर्स का जो है नेशनलिस्टिक जो है एक थोड़ा सा, पहले एथनिक सोचते थे कि नहीं हम एथनिक ग्राउंड पे जो है हमारा सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज, लेकिन नेशनलिज्म थोड़ा सा आ गया। तो जो डेवलपमेंट, जो पार्टी की आप बात कर रहे हैं, वो पार्टी उसी समय क्रिएट, लेकिन कुछ लोग कहते भी ऐसा है कि माओ ने बड़े तरीके से उस पार्टी को ये किया था, जिसको बाद में उन्होंने डिसमेंटल कर दिया। और खास करके जो 76 तक जो कल्चरल रिवोल्यूशन पीरियड रहा, जो कैडर को इन्होंने फिनिश कर दिया, जबकि वो पार्टी का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था, बाईलॉ था और एक शैडो कैबिनेट टाइप का था। क्योंकि उन्होंने 1940s में जो सरकार थी, जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक इन्होंने बनाया था, लेकिन 62 टू 76 तक जो है इन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है। उसके बाद जो है माओ के इंस्ट्रक्शन में इसको जो है डिसमेंटल कर दिया गया, और इवन ड्यूरिंग दी टेंग सियाओपिंग के पीरियड के टाइम में जो है इसको जो है अलाउ नहीं किया गया कि वो फंक्शन करे, या कोई एंटी चाइना एक्टिविटीज में या कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज में, उसमें जो है इसको खास करके इन्होंने एंटी चाइना और एंटी नेशनल बताया है। ठीक है। और जब टेंग सियाओपिंग जो है सरकार में जो 1976 में आए और 79 में 4 मॉडर्नाइजेशन के तहत लिबरलाइजेशन प्रोसेस शुरू किया, तो इन्होंने बहुत सारा पैसिफिकेशन प्रेफरेंशियल जो है स्पेशल पैकेजेस दिया, इकोनॉमिक पैकेजेस दिया, जैसे एजुकेशन में, जैसे आपको देखिए एजुकेशन दिया। मैं आपको बता रहा हूँ 300-400 मस्जिद थे जो है 1960s में, जो बढ़ के जो है 24,000 हो गया था जो है लेट 80s में। तो इतना इन्होंने जो है रिलीजियस है। और खास करके क्या करते थे, जो लोग हज यात्रा के लिए नहीं जा पाते थे उनका भी जो है एक किया, और लिटरेचर भी सऊदी से बात किया, सऊदी से अच्छा रिलेशनशिप हुआ, पाकिस्तान के जरिए इन्होंने लिटरेचर दिया, कुरान और बाकी जो इस्लामिक लिटरेचर जो दिया। लेकिन कभी भी टेंग सियाओपिंग के समय वो जो गवर्नमेंट थी जिसको माओ ने किया था, लेकिन उसको डिसमेंटल, उसके बारे में उसको जो है लिटरली आगे बढ़ने नहीं दिया, जिसके कारण जो है 1990s में आपको बता रहा हूं, वो देखिए वो उस पे जो भी मेंबर्स थे, जो गवर्नमेंट, जो उइगुर गवर्नमेंट वाला जो था, जो पार्टी बनाया था, उइगुर डेवलपमेंट पार्टी जो बनाया था, उसके जो भी मेंबर्स थे वो मोस्टली जो है कम्युनिस्ट कैडर्स थे। ठीक है। तो जो राइटिस्ट, जो रिलीजियस जो कैडर्स आए, रिलीजियस रेडिकल कैडर्स आए, उन्होंने उनको भी जो है आगे बढ़ने नहीं दिया। जो लेट 80s में जब इस्लामिक रिवाइवल हुआ, बोथ रशिया में, सेंट्रल एशिया में और सिंजियांग में, और तो उसका कारण भी यही था क्योंकि उनको बाहर जाने का मौका दिया, लिटरेचर दिया, रिलीजियस फ्रीडम दिया। तो उन्होंने क्या किया है कि ये जो लेफ्टिस्ट ब्रिगेड थे, जो थोड़ा सा उनको अपने आप को प्रोग्रेसिव मानते थे, प्रोग्रेसिव तो थे नहीं लेकिन प्रोग्रेसिव मानते, वो अपॉर्चुनिस्ट थे, क्योंकि माओ ने कुछ बोला उन्होंने कर दिया, माओ ने उनको बंद कर दिया उन्होंने चुप हो गए, माओ ने मना कर दिया चुप, तो इस तरह का था। तो उनका जो है कोई रोल जो है 76 के बाद कोई रोल नहीं रहा। रादर 1990s में एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जिसको ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी भी कहते हैं, जिसको उज्बेकिस्तान में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सपोर्ट था, अल-कायदा और तालिबान का सपोर्ट था, और बाद में ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी के लोग भी ISIS ज्वाइन किए।
तो वो ब्रीफ पीरियड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ 1962 से 1976 तक जो है वो जो है एक्टिव था। थैंक यू। जी सर, एक और प्रश्न है कि जी जो चाइना है वो उइगर के अलावा जो किर्गिज और कजाक है वो उनका भी डिटेंशन करता रहता है, उनका भी उनको भी करता रहता है। तो क्या ये दोनों कंट्री है जो किर्गिस्तान और कजाकिस्तान उनकी तरफ से कोई विरोध नहीं है इस मामले में? जी 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 बिल्कुल विरोध है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा, मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा पहले ये सब बताने के। कजाक लोगों से कुछ 20 यंग स्कॉलर्स जो है, ये कजाक जो है इल्ली रीजन एक है जो अल्ताई एरिया में है, जो नॉर्दर्न एरियाज में है, वो वहां के रहने वाले हैं। और उइगुर के बाद सबसे ज्यादा लोग जो है कजाक है। तो कजाक कुछ 20 लोगों से मैं मिला था अमेरिका में 2005 में, वो मुझे बता रहे थे। मैं बोला कि आप लोग, और 1997 में कजाकिस्तान गवर्नमेंट ने बाहर जितने वो कजाक्स रहते उनको बुलाया घर वापसी, कि आप घर वापस आओ और यहाँ पे हम आपको रहने के लिए मकान सब कुछ देंगे। जितने भी जो है नॉन रेसिडेंट कजाक्स रहते थे उनको बुलाया कि आप वापस आओ। लेकिन सबसे ज्यादा जो है रसिया से आए थे, लेकिन सबसे कम जो है चाइना से गए थे। तो मैं उनको ये पूछा कि भाई क्या कारण है। उन्होंने बोला कि देखो, एक सिंपल 2-3 चीज बताया कि देखो, आज भी हम सेकेंड क्लास सिटीजन है चाइनीज गवर्नमेंट के अंडर। कल अगर इस तुर्किस्तान रिपब्लिक बनता है, हम भी सेकेंड क्लास सिटीजन रहेंगे, क्योंकि उइगुर रहेंगे नंबर 1 सिटीजन। ठीक है, तो हम लोगों को उइगुर के लिए कोई सपोर्ट नहीं। दूसरा क्या है कि उइगुर को सपोर्ट करते तो हमारे महेश जी आवाज कट हो रहा है। महेश जी आपका आवाज दिया। नहीं आ रहा है। हाँ, अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है। तो पैसा दिया, पेट्रोनेस दिया, सब कुछ दिया, तो इनको तरीके से अलग कर दिया। और जहां तक आप कह रहे हैं, अभी जो किर्गिज और कजाक और इवन कुछ तुर्कमेन लोग हैं, ताजिक लोग भी जो वहां पे है, क्योंकि ये चाइना का चाल है। चाइना खाली ये नहीं कह रहा है कि हमने उइगुर को रखा है, हमने बाकी कम्युनिटी को भी वहां रखा है। वो लॉजिक दे रहा है, फिर वही लॉजिक। लेकिन 2016 से अभी कजाकिस्तान में कम से कम 30-40 ऐसा जो है एंटी चाइनीज जो है प्रोटेस्ट हुआ है। इवन किर्गिस्तान में हुआ है। और 2017 में शायद किर्गिस्तान एम्बेसी में एक बम अटैक हुआ था। ठीक है, तो ये जो है वो मैसेज जाता है, ये चाइना के लिए मैसेज है। अभी जो कजाक में जो कजाक लोग हैं, कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में जो किर्गिज लोग हैं, वो लोग सिंजियांग में जो कजाक और किर्गिज लोग हैं या जो भी अदर माइनॉरिटीज है, उनके साथ जो भी बुरा हासिल हो रहा है उसको वो टॉलरेट नहीं करेंगे, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वहां का जो सरकार है, सरकार अभी भी चाइना के साथ, कजाक सरकार, क्योंकि कजाक सरकार जो है ओबलाइज्ड है चाइनीज सरकार के लिए। जो भी आज डेवलपमेंट हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, तो वो चाइना के, जो भी ट्रेड उनका है चाइना के साथ है। तो ये, और चाइना के कहने पर वहां का जो भी उइगुर एक्टिविटीज सारा बंद है। तो प्रोटेस्ट तो हो रहा है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस कोई बहुत ज्यादा जो है चाइना के ऊपर नहीं है, जो अगर मैं ये मानता हूँ। जी दिलीप जी, मनोज आपણી પાસે એક ટાઈમ ઓછો છે, એટલે એક છેલ્લો ક્વેશ્ચન લઈ અને પછી પૂર્ણ કરો सर। अभी एक लास्ट क्वेश्चन है कि काफी ज्यादा जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है वो, उनका जो चाइना के साथ जो रिलेशन है वो क्वेश्चनेबल है सबसे पहले, क्योंकि उइगर्स के खिलाफ उनका अभी तक तो ना हमने आवाज सुना है। जो जिन मुस्लिम्स के लिए वो उनके लिए जो भारत में जो आवाज उठाते, उनका जो सिंजियांग प्रांत में जो उइगर्स है उनके लिए जो आवाज उठनी चाहिए वो आवाज नहीं उठ रही है। तो इस ये भी सर उनका एक क्वेश्चनेबल है कि क्यों नहीं है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसका कारण मैं आपको बताया हूँ, सिंपल, पैसा बोलता है। अब आप देखिए, ईरान में $400 बिलियन का जो है ट्रेड हुआ है। ईरान आज के दिन में जो है अमेरिका के साथ अच्छा नहीं है। ईरान को जो है वन साइडेड कर दिया है। वर्ल्ड कम्युनिटी ईरान को जो है न्यूक्लियर रोग स्टेट मानता है। अब यहाँ इस समय में अगर कोई ईरान का साथ दे रहा है, वो चाइना दे रहा है। $400 बिलियन दे रहा है, पैसा दे रहा है, वहां डेवलपमेंट। और ईरानी जो है दे वांट मनी। ठीक है, तो वो ये हो गया। इजिप्ट में भी जो है बिलियंस ऑफ डॉलर किया है। सऊदी में, जितने जो है कंट्रीज है, हर जगह जो है चाइनीज पैसा है अभी। अब चाइना क्यों मिडिल ईस्ट को देखे? उइगुर कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था।
अभी चाइना चाहता था कि वहां देखिए एनर्जी, चाइना अभी 21st सेंचुरी 2049 में चाइना चाइनीज नेशन की बात करता है, चाइनीज नेशन और चाइनीज सेंचुरी ऑफ दी ये बात करते हैं 21st सेंचुरी को। तो उसके लिए उनको जो है बिग पावर बनना है, अमेरिका के साथ ये करना, तो एनर्जी रिसोर्सेस कहाँ से आएगा, तो वहां एनर्जी के लिए। लेकिन जब 90s के बाद जो है, जब इस्लामिक फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड की बात आई, उस समय इसको लगा कि उइगुर के लिए बाकी जो ब्रदर्स है, इस्लामिक ब्रदर्स से अगर कोई कुछ बोलेंगे उनको चुप करने के लिए है इन्वेस्टमेंट। तो 400 बिलियन डॉलर और वहां पे सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और बीआरआई का जो थर्ड इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो मिडिल ईस्ट है। पहला जो है सेंट्रल एशिया है, फिर साउथ एशिया है जो पाकिस्तान में है, और मिडिल ईस्ट है। तो ये उसके तहत जितना भी जो डेवलपमेंट होना है, डॉलर्स इन्वेस्टमेंट करना है, उसको सऊदी कंट्रीज जो है खोना नहीं चाहते हैं उसको, जो है उससे, क्योंकि अभी अमेरिका के पास उतनी औकात नहीं है कि जो है वो चाइना को, मिडिल ईस्टर्न कंट्री को जो सपोर्ट कर पाए। चाइना ही अभी एक जो है पैसा दे सकता। तो इसीलिए उनके पास, और इजिप्ट की मैं बात बता रहा हूँ, 2016-17 की बात बता रहा हूँ। इजिप्ट का जो अल अरबिया, जी महेश जी आपका आवाज बंद हो गया है। महेश जी आपका आवाज, जैसे 6 उइगुर्स थाईलैंड में आए थे। थाईलैंड में एक बम ब्लास्ट भी हुआ था, उसमें उइगुर का कनेक्शन था, ये भी कह रहे थे। वहां का एक डेवलपमेंट के लिए $6 बिलियन, एक एक उइगुर के लिए $1 बिलियन दिया वहां पे डेवलपमेंट के लिए। तुरंत 6 लोगों को वहां पे थाईलैंड सरकार ने उनको दे दिया, सौंप दिया। तो ये जो है ना, मैं आपको जैसे बोला कि पैसे का जो है ये किया है, तो एक इंटरनेशनल स्टेचर और इन्फ्लुएंस बनाया है चाइना ने। और मजिक जो 52 कंट्रीज की मैं बात कर रहा था ना, अभी 22 कंट्रीज ने चाइना के खिलाफ लिखा, जिसके खिलाफ जो है 52 कंट्रीज खड़े हो गए। 37 जो है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज थे, बाकी जो 22 जो 15-16 कंट्रीज थे अफ्रीकन कंट्रीज थे। हर अफ्रीकन कंट्रीज में इन्होंने पैलेस बनाया, क्योंकि सारे ऑटोक्रेटिक रेजिम से, हमारी तरह डेमोक्रेसी नहीं है, ऑटोक्रेटिक रेजिम से उनको पैसा दिया, घूस दिया, ब्राइब दिया, सब कुछ किया, तो उनको कब्जे में लिया। वो क्यों बोलेंगे? अब कजाकिस्तान का जो है ऑटोक्रेटिक, वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। उज्बेकिस्तान का ऑटोक्रेटिक रूलर है, वो क्यों बोलेंगे आप जो है चाइना के खिलाफ बताए? चाइना को बोलेंगे तो डॉलर्स लॉस हो जाएगा। उसमें कंट्री का नेशनल लॉस होता है, पर्सनल इंडिविजुअल लॉस भी होता है। तो इसीलिए कोई भी जो है, जो किर्गिस्तान और कजाकिस्तान जो कंट्री कह रहे हैं, मुझे याद है 2013-14 में एक प्रोफेसर वहां से कजाकिस्तान से आए थे। वो कजाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे, हमारे कॉन्फ्रेंस में कहीं मुलाकात हुआ था 2003 या 4 में। तो उनको मैं पूछा, अलमती यूनिवर्सिटी में एक सेपरेट सेंटर फॉर उइगुर स्टडीज था, ये यहां से जाने के बाद उनको पता चला, वो बंद कर दिया उन्होंने। चाइनीज ने बोला बंद करो, बंद कर दिया। तो इस तरह का है। तो आज के दिन में खाली मिडिल ईस्ट नहीं है, साउथ एशिया में हर जगह आप देखिए चाइना का जो है, इवन इंडिया में भी जो है चाइनीज जो है इन्वेस्टमेंट है। पिछले 3-4 साल में जितने स्टार्टअप इंडिया में हुआ है, उसका 70% चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। तो जो जिनको जो वहां से फायदा मिल रहा है, वो लोग चुप बैठे हैं। और खास करके मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, जो मुस्लिम कंट्रीज है, वो जैसे इंडोनेशिया की मैं बात कर रहा हूँ, मलेशिया ने हल्ला किया था, मलेशिया ने खूब हल्ला किया था कि नहीं, हम जो उइगुर इशू उठाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब देखो महाथिर मोहम्मद को साइड कर दिया इन्होंने, दूसरे को ले आए। तो इस तरह का। अब टर्की में अगर टर्की देखिए, टर्की पहले भी इतना बोलता था, अभी चुपचाप जो है साथ दे रहे हैं। तो जो कंट्रीज उइगुर के साथ थोड़ा सा भी सहानुभूति दिखाते थे, वो सारे जो है चाइना के सपोर्ट में है। शुक्रिया।